पौधारोपण कर धरती को सजाना है और अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। आज स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ उत्तराखंड के स्टूडियो में, जहां पे हमारा आज विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और वनाग्नि से बचाव। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीडी न्यूज़ उत्तराखंड के स्टूडियो में उपस्थित हैं उत्तराखंड के माननीय कैबिनेट वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी। तो चलिए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर, दूरदर्शन न्यूज़ उत्तराखंड के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सुबोध जी, पर्यावरण शब्द की यदि बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण, यानी कि चारों ओर फैला हुआ। और इसीलिए जनता को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पूछना चाहेंगे आपके अनुसार कितना ज़रूरी है जनता का जागरूक होना पर्यावरण संरक्षण के प्रति? देखिए, कोई भी समाज में कोई आपदा आए, समाज में कोई बुराई हो, कुरीतियाँ हों, इनको दूर करने के लिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, बिना जन सहभागिता के इनको आप दूर नहीं कर सकते जी। अब चाहे वो पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रखने के लिए जागरूकता अभियान हो, चाहे वनाग्नि को रोकने के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी जी लोगों की जागरूकता की जरूरत हो। तो बिना पब्लिक अवेयरनेस के और पब्लिक की जन सहभागिता के मैं समझता हूँ इस पर हम लोग पार नहीं पार कर सकते। इसीलिए हमने वन विभाग में अभी कल ही विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों ने मनाया जी। और मैंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को, क्योंकि हमारे राज्य में 670 के आसपास न्याय पंचायतें हैं। तो 16 जुलाई से हमारा हरेला दिवस भी शुरू होता है और ये समय होता है जो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को रोपित कर सकें, क्योंकि सवाल होता है प्लांट्स के सर्वाइवल का। तो क्योंकि जुलाई से अगस्त तक पर्याप्त मात्रा में पानी पेड़ को मिल जाता है, तो पेड़ शुरुआती तौर पर सबसे बड़ा मुश्किल होता है शुरुआती तौर पे पेड़ का सर्वाइवल। तो उस दौरान वो सर्वाइव कर जाएगा तो उसके बाद उस पेड़ के सर्वाइवल में मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कम मेहनत लगती है जितना इनिशियली लगती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर 670 न्याय पंचायतों में और सारी लोकल बॉडीज में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम और प्लस प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल, ये करके लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप देख रही हैं कि दुनिया के सामने अगर कोई सबसे बड़ा प्रश्न है तो वो है पर्यावरण को बचाने का। बिल्कुल, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ग्लेशियर्स का लगातार खिसकना हो, चाहे पानी की कमी हो लगातार पूरी दुनिया में हो रही हो, टेम्परेचर आप देख रही हैं किस तरह से देहरादून जैसे शहर में 42 और 43 टच कर रहा है। और इलाहाबाद में मैं आज पढ़ रहा था 49 पॉइंट कुछ टेम्परेचर था, दिल्ली में परसों 50 के आसपास था और मुंबई में 52.5 जी। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है दुनिया को कि अगर नहीं संभले तो मैं समझता 50, 60, 70 साल के बाद सृष्टि का नाश हो जाएगा। जब टेम्परेचर जो जिस तरह से कुछ विद्वान लोगों ने कहा है कि संभवतः 2081 आते आते ये टेम्परेचर 72 डिग्री ना पहुंच जाए। तो 72 डिग्री अगर टेम्परेचर पहुंच गया तो इंसान का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ना इंसान बचेगा, ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना पानी बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आज विकास के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इकोलॉजी को किस तरह बचाएं। जी। और सुबोध जी, यही मेरा अगला सवाल भी है आपसे कि जिस प्रकार से हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, शहरीकरण की बात हो रही है, औद्योगिकीकरण की बात हो रही है। तो हम किस प्रकार से विकास के साथ संतुलित कर पाएं? देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए आखिर हम पर्यावरण को बचाने का काम, पेड़ों को लगाने का काम, शुद्ध हवा लाने का काम आखिर किसके लिए कर रहे हैं? इंसान के लिए। बिल्कुल। और इंसान की आवश्यकता विकास भी है, तो विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के बीच बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, सेंट्रल प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल प्रोजेक्ट में अगर भारत सरकार को जमीन की उस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता होती है तो उसके जो रूल्स हैं, जो हमारी डिग्रेडेड लैंड है, जितनी जमीन हमने भारत सरकार के प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग की उनको हस्तांतरित की, उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पे हमें प्लांटेशन करना पड़ता है जी।
और स्टेट प्रोजेक्ट्स पे उतनी ही जमीन वन विभाग को हस्तांतरित करनी पड़ती है और फिर उस पर भी प्लांटेशन करना पड़ता है। आपको ध्यान होगा टिहरी डैम बना, काफी जमीन टिहरी डैम में वन विभाग की हस्तांतरित की गई और जो जितना उसमें जो कुछ नुकसान हुआ उसके लिए ललितपुर झांसी में उसका प्लांटेशन किया गया था। तो जहां भी जमीन उपलब्ध हो वो वहां पर प्लांट्स लगाएंगे ताकि इकोलॉजी में बैलेंस रहे। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं इसको बचाने के लिए मैंने आपसे कहा कि पहली आवश्यकता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। डेफिनेटली, बिल्कुल। दूसरी आवश्यकता है कि जो मैंने आपसे कहा कि पानी का लेवल लगातार गिर रहा है, तो जो हमारे चाल खाल नाले हैं और जो हमारी ये बरसाती नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इनको रिजुवनेट करने का एक बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने भी सारा नाम की एक संस्था भी बनाई है जो कि कोऑर्डिनेट करेगी सिंचाई विभाग में, जल निगम में, जल संस्थान में और वन विभाग में। क्योंकि आज जो गांवों के पानी के स्रोत हैं जहाँ जिनमें ग्रेविटी से पानी आता था वो या तो खिसक गए या सूख गए। बिल्कुल। और इसी तरह जो विकास के काम हो रहे हैं, मसलन कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है तो जगह जगह जो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग से भी पानी के सोर्स न कहीं डाइवर्ट हो गए। तो आज इन सारे वाटर सोर्सेज को, इन खालों को, चालों को, नालों को, इन बरसाती नदियों को पुनर्जीवित करना हम लोगों की प्राथमिकता में और इस पर हम लोग एक मिशन के रूप में इसमें हमने लोगों ने काम करने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया। और अभी आपने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात भी करी। होता क्या है, जो वन है वो छोटे बड़े जानवरों का निवास स्थान है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो हमारे पशु पक्षी भी बेघर हो जाएंगे। तो उसमें क्या देखा जा रहा है? इसका भी आपने देखे, मुझे भी याद है जब हम बचपन में छोटे होते थे, स्कूल पढ़ते थे, तो नरेंद्र नगर तो टाउन नगर पालिका थी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। लेकिन नरेंद्र नगर की सराउंडिंग के जंगलों में भी जामुन के पेड़, बेर के पेड़ और आपका तमाम सहतूत के पेड़, तमाम तरह के फलदार पेड़ हुआ करते थे और छोटा जानवर इनको खा के अपने को जीवित रखता था। बिल्कुल। आज फलदार पेड़ पूरी तरह समाप्त हो गए। इसीलिए मैं जब वन मंत्री बना तो पहला हमने फोकस किया कि वनों में फलदार पेड़ लगाना को एक मिशन के रूप में लिया जाए ताकि छोटा जानवर जो बड़े जानवर का आहार है वो उसको जंगल के अंदर उपलब्ध हो। जब छोटा जानवर आबादी की तरफ माइग्रेट कर गया तो बड़े जानवर का जब उसका आहार चला गया तो वो भी उस खाने के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं आबादी की तरफ गया और वहीं से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। बिल्कुल। सुबोध जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है दूरदर्शन न्यूज उत्तराखंड की ये स्पेशल रिपोर्ट का। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दे और उसे संवारे। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अधिक जनसंख्या, वाटर साइंटिफिक इश्यूज, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई, डेजर्टिफिकेशन और प्रदूषण तक ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। हम जानते हैं कि पौधे और पेड़ हवा, भोजन के साथ साथ हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य दैनिक उत्पादों के आवश्यक स्रोत हैं। वन विभिन्न जीवित प्राणियों का निवास स्थान है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और साथ ही मौजूदा लोगों को पेड़ काटने से बचाना है, क्योंकि पेड़ पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उन टॉक्सिक कंपाउंड्स पर नजर रखने की आवश्यकता है जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। हमें उत्सर्जन के कई रूपों को कम करने के लिए पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीकों को अपनाने की जरूरत है, जैसे कि कचरे को खत्म करना, बिजली की बचत करना, उर्वरकों, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अनावश्यक उपयोग को सीमित करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना। पर्यावरण संरक्षण वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करता है। बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण का बहुत अधिक महत्व है। पर्यावरण संरक्षण सभी के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर सूती बैग का प्रयोग करें और प्लास्टिक को ना कहें। कम पानी का प्रयोग करें और पानी बचाने के तरीके खोजें। रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ें। आओ मिलकर एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण की ओर एक कदम बढ़ाएं। स्वच्छता को अपनाकर प्रदूषण को हम दूर भगाएं।
दूरदर्शन न्यूज उत्तराखंड की स्पेशल रिपोर्ट के बाद पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता एवं वनाग्नि से बचाव। और इस विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय कैबिनेट वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी। तो आइए अपनी चर्चा जारी रखते हैं। सुबोध जी, हमने बात की कि इस समय काफ़ी भीषण गर्मी बढ़ रही है, तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पूछना चाहेंगे कि जो जंगलों में भीषण आग लगती है वो भी हर साल लग रही है पहाड़ों में, तो क्या हम जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या हम पहले ही ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी ना बना लें कि हमारे वनों में आग ना लगे? देखिए, ये कोई ऐसा वो तो नहीं है कि हम माननीय न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले लें कि आग न लगे। देखिए, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता थी और इसीलिए पिछले 2 वर्षों से जी जब मैं वन मंत्री बना तो सबसे पहले हमने इस पे जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए जो काम करने की शुरुआत की, उसमें पहला मेरा ये था कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करिए। बिल्कुल। जब तक पब्लिक इन्वॉल्व, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब वनों में आग लगती है तो हमारी सूचना टाइम पे पहुंच जाती है, लेकिन जब हमारी टीम हम डिप्लॉय करते हैं तो उसको पहुंचने में जो टाइम लगता है तब तक आग विकराल रूप ले लेती है। जी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी रिस्पॉन्स टाइम को कम करना। बिल्कुल। और रिस्पॉन्स टाइम कम बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने पहले ये निर्णय लिया कि हम संबंधित जो ग्राम सभा है जहाँ पर ये आग लगने की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में हमने वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाने का निर्णय लिया जी। और उस समिति में हम लोगों ने उस ग्राम सभा में युवक मंगल दल के अध्यक्ष, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, राजस्व विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। ये कमेटी बनाई और निर्णय लिया कि हम इनको 30,000 रुपया इंसेंटिव देंगे। तो पहले फेज में हमने उन जगहों को चिन्हित किया जहाँ पर आग लगाने की घटनाएं ज़्यादा होती थी, जहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी। तो पहले फेज में लास्ट ईयर हम लोगों ने करीबन 72 ग्राम सभाओं में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई। इस वर्ष हम 441 पे पहुंच गए थे, अब संख्या कुछ और बढ़ गई है मुझे, और इसके अच्छे परिणाम मिले। अगर आप देखेंगे 22-23 में जब मैं वन मंत्री बना तो 22-23 में 20-21, 19-20, 17-18 के मुकाबले हम वनाग्नि को 50% करने में सफल हुए। जी बिल्कुल। और 23-24 में कुछ ऊपर वाली की कृपा भी बारिश बड़े समय से हो गई थी और मुश्किल से 25% हमको और वर्षों के मुकाबले वनाग्नि से नुकसान हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वर्ष मीडिया में बड़ा उछाल आ गया वनाग्नि, जी। और आज की तारीख तक भी अगर आप कंपेयर करेंगी इसको 19-20, 20-21, 21-22 से, तो आज भी हम 33% पे हैं। 1148 के आसपास टोटल हमारी इस दौरान ये वनाग्नि की घटनाएं हुई और 21-22 में 4,400 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं थी। जो अगर आप एरिया भी देखेंगे तो एरिया भी इस बार जो हमारा नुकसान हुआ है वनाग्नि से, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, कुल मिलाकर के और वर्षों के मुकाबले वनाग्नि से हमारा काफी कम नुकसान हुआ है। नहीं, मुझे लगता है सुबोध जी हमारी जनता भी काफी जागरूक है और उनको भी कहीं ना कहीं एक दायित्व महसूस होता है कि हमको अपने वनों को बचाना है, वनों का संरक्षण नहीं। देखिए, इसके लिए देखिए मैं आपसे यही कहूंगा, मैंने एक दिन वन विभाग की मीटिंग थी, विश्व पर्यावरण दिवस था, मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग में थे जी। तो मैं पूछा वन विभाग के हमारे प्रमुख सचिव से कि आप ये बताइए कि सर ये प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और सेक्रेटरी और ये बाकी जो ये मैकेनिज्म है डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का, ये पहले बना या फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस पुराना है? उन्होंने कहा था फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस पुराना है। फिर मैं अपने हॉप से पूछा कि हॉप ये बताओ, ये हेड ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, डीएफओ, ये मैकेनिज्म पहले बना या फॉरेस्ट पहले आया? उसने कहा था फॉरेस्ट पहले आया। अनिल जोशी जी भी वहां बैठे थे, मैंने कहा अनिल जोशी जी ये पर्यावरणविद पहले आए या फॉरेस्ट पहले आया? उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस पुराना है। मैंने कहा मुख्यमंत्री, मंत्री, ये भी बात का मैकेनिज्म है, जंगलात पुराना है। आखिर लोगों ने ये जंगल जिनको लोगों ने बनाया, लोगों ने संवारा, लोगों ने बचाया, वनाग्नि घटनाएं सदियों से होती आ रही हैं, लेकिन पहले खुद जाकर के लोग उनको बुझाने का काम करते थे। आखिर क्या कारण हुआ कि लोग वनों से उदासीन हो गए? तो स्पष्ट था कि क्योंकि हमने जो कनेक्ट था लोगों का जंगल से वो तोड़ दिया। इनिशियल अगर आप देखेंगे लोगों की आजीविका पे जंगल का बहुत बड़ा प्रभाव था। बिल्कुल। लोगों के मकानों की छत लकड़ी की होती थी, जानवर जंगलों में चरने जाते थे। आज से 40-45 साल पहले कोई कितना बड़ा
करोड़पति भी हो, घर में लकड़ी में ही खाना बनता था। गैस का कंसेप्ट तो 50 साल पुराना है जी। और लकड़ियां बेच के लोग आजीविका भी चलाते थे और घास वास भी जानवर का जंगल चलाते थे। 1980 में जब ये वन संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद धीरे धीरे इतने रिस्ट्रिक्शंस हुए कि वनों लोगों को दुश्मन लगने लगे और ऐसी स्थिति में उसका कनेक्शन जो था वो टूट गया। तो मेरा पहली प्रायोरिटी थी कि जो कनेक्ट करने की लोगों को, इसी में हमने तमाम पीपुल फ्रेंडली रिफॉर्म्स किए। हाँ जी। मसलन ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, आपने अपने खेत में पेड़ लगाया अपनी जमीन पे, और जब आपको उस पेड़ को काटने की नौबत आई तो आपको वन विभाग के चक्कर लगाने पड़े, अधिकारियों की को पकड़ना पड़ा, कहीं पैसा भी चला, कुछ चला, तब जाके परमिशन मिली। हम जब उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो 27 स्पीशीज ऐसी थी जो कि एग्जेम्प्टेड थी और बाकी सैकड़ों पेड़ों की प्रजातियों में आपको अनुमति लेने का प्राविधान था। मैंने इसमें व्यापक संशोधन करके मात्र 15 प्रजातियों को प्रतिबंधित रखा और अवशेष प्रजातियों को मुक्त कर दिया। उसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ताकि लोगों को चक्कर लगाना पड़े। इसी तरह वन पंचायत, हमारे राज्य में 11,230 के आसपास वन पंचायत है। वन पंचायतों में सरपंच का एक मैकेनिज्म है, सरपंच होता है, गांव उस वन पंचायत के लोग मेंबर होते हैं, लेकिन वन पंचायत की जो कमाई होती थी वो पूरा का पूरा वन पंचायत में लगती थी, उसको स्ट्रेंथन करने में। आम आदमी की आजीविका में तो कोई प्रभाव नहीं था। हम लोगों ने पहली बार वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन किया और अब वन पंचायत में कृषिकरण को अलाउ कर दिया है। वन पंचायत की भूमि पर आदमी कृषिकरण कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन दिया है कि केवल आपको जड़ी बूटियों की पौध को ही लगाने की अनुमति होगी, औषधीय पौधे, औषधीय पौधे, और वो पौधे भी हम उपलब्ध कराएंगे। 628 करोड़ का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें वन पंचायतों में औषधीय कुछ जो पहले शुरुआत में हम उसकी नर्सरी लगाकर और नर्सरी के बाद उनको पेड़ हम लोग उपलब्ध कराएंगे और वो उसकी हार्वेस्टिंग करके, उसका दोहन करके, उसकी विपणन की व्यवस्था लोग स्वयं करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो उन लोगों में बांट दिया जाएगा। तीसरा, हमने नैसर्गिक सुंदरता हमारे राज्य में है, इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है, तो हमने निर्णय लिया कि 2 लाख लोगों को हम इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने का काम करेंगे। इसके लिए हम हर डिवीजन में नए नए डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम उनको सुसज्जित करने जा रहे हैं और उनको जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको स्थानीय लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बना के उनको ऑपरेट करने के लिए सौंप दिया जाएगा। वो इसको ऑपरेट करेंगे और अगर 100 रुपए की कमाई होगी तो मात्र 10 रुपया सरकार के खाते में जाएगा। तो जिस प्रकार से होम स्टे का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। उससे इको टूरिज्म के माध्यम से मैंने आपसे कहा, जैसे भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नीरगढ़ फॉल है, नीरगढ़ फॉल पे हम काफी समय से, मैंने करीबन आज से 15 साल पहले ये कंसेप्ट लगा के एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराई थी और नीर गांव के लोग और क्यारकी 2 गांव है, उन गांव के लोग उसको ऑपरेट करते हैं और मैं समझता हूँ अच्छी उनकी इनकम होती है। तो जब आप आजीविका से जंगल को जोड़ेंगे आम आदमी की, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा, वनाग्नि की घटनाएं भी कम होंगी और होंगी भी, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि अपने खरपतवार को और घास के चक्कर में गांव के लोग आग लगा देते हैं। आग लगने के 3 कारण है। पहला तो है ये किसान का, दूसरा है अनजाने में जाने अनजाने बीड़ी सिगरेट पी के आग लग गई, और तीसरा है शरारती तत्वों का। तो तीनों को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसके लिए मैंने अवेयरनेस कैंप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए हम पीपुल फ्रेंडली रिफॉर्म्स भी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं ताकि लोगों को वनों से जब उनकी आजीविका पे आएगी तो वनों के महत्व को समझेंगे। बिल्कुल सुबोध जी, और ये तो हम भी सभी मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि जो भी शरारती तत्व हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई भी की गई है। हमने लगाने का पहली बार लिया और आपने लगा लीजिए 400 से ज्यादा हम लोगों ने FIR किए हैं, जिसमें करीबन 90 तो नामजद हैं। बिल्कुल। और करीबन 250 अज्ञात के नाम है। तो ये इस बार हम लोगों ने इसमें, पिछली बार हमने कहा था कि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में लगाया जाएगा, पर इस साल हमने गैंगस्टर एक्ट कर दिया ताकि कुछ शरारती तत्व जो तमाशा देखते हैं और तमाशा देख के इतना बड़ा पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक संदेश जाए और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल सुबोध जी, हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड, उसमें हर साल भारी मात्रा में श्रद्धालु 4 धाम के यात्रा करने के लिए आता है, भारी मात्रा में आते हैं। लेकिन तब हमें लगता है कि जब यात्रा के दौरान कहीं पे प्लास्टिक पड़ा होता है, कहीं पे चिप्स के पैकेट पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो पर्यावरण है, जो सॉइल है, आखिरकार जो चीज़ें वो डिके होता रहेगा तो वो सॉइल इरोजन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है वन विभाग द्वारा कि इसको हम लोग इसकी रोकथाम की जा सके, पर्यावरण को बचाया जा? वन विभाग इसको लगातार, आपने देखा काफी समय से इस पे मुझसे पहले से ये चल रहा है कि इसको जो भी इस तरह के कूड़ा कबाड़ा है उसको, बॉटल्स को हम लोग खरीदने का काम कर रहे हैं।
और रिसाइकिल एक इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री जी ने भी की है। तो हम ऐसे सारे गार्बेज को उसको रिसाइकिल करने के लिए, रिसाइकिल करने के बाद किस तरह उसकी लोगों की आमदनी उससे हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपसे सबसे बड़ी बात कही कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता अवेयरनेस कंपेन की है। आपने देखा, कुछ समय से मैं ये देख भी रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से आपने देखा होगा तो पॉलीथीन का प्रयोग बहुत कम हो गया और लोगों के अंदर थोड़ा जागरूकता आई है। क्योंकि मुझे तो ये पहली बार सबक मिला था कि मैं लंदन ओलंपिक देखने गया था 2012 में जी। और हम 4-5 मित्र थे, दिनेश अग्रवाल जी थे, मदन कौशिक जी थे और राजीव मेहता जी जो ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं भारत की। हम लोग भारत का और पाकिस्तान का हॉकी मैच को देखने के लिए निकल रहे थे। तो वो खेल गांव में हॉकी स्टेडियम काफ़ी दूर था और बहुत कड़ाके की धूप थी जी। हम चले तो रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर से हम लोगों ने 4 आइसक्रीम खरीदी जी। आइसक्रीम खरीदने के बाद हमने रैपर्स को निकाल के फेंका और आइसक्रीम खाने लगे। 2 ब्रिटिश महिलाएं उठी, उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा और रैपर तो उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो उस दिन हमें लगा कि ये राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं हमको भी आवश्यकता है कि हम इसको अडॉप्ट करें। तो आज इस देश में मैं समझता हूँ पिछले कुछ समय से लोगों में इस तरह की जागरूकता बढ़ी है। बिल्कुल। और नई पीढ़ी खासकर जो काफी समझदार भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका तो समाधान निकल जाएगा, क्योंकि नई पीढ़ी जिस तरह लिटरेसी रेट बढ़ा है देश के अंदर, जिस तरह लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, तो इस चीज पे काफी कमी आई है। तो जो पानी के स्रोत खत्म हो गए थे, पानी जमीन के अंदर जाना बंद हो गया पॉलीथीन से, मैं समझता हूँ इस पर सुधार होगा। नहीं, वाकई में सुबोध जी कि वन विभाग द्वारा बहुत ही बेहतरीन से कार्य किए जा रहे हैं। चाहे पेरोल की बात करें, चाहे कॉम्पोजिट बनाने की बात करें, चाहे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तक में जागरूकता अभियान की बात करें, तो बहुत बेहतरीन से बच्चों को भी ये चीज़ बताया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों की ओर हम लोग सभी अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी हम चाहते हैं कि वो भी सुरक्षित पर्यावरण में ही बढ़े फले। और इसी के साथ कहना चाहूँगी कि समय का अभाव है, लेकिन आपसे चर्चा करके बहुत आनंद आया सुबोध जी। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला विशेष कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो आइए दर्शकों, हम सभी ठान लें कि हम सभी ने पेड़ लगाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे आज के मेहमान माननीय कैबिनेट वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी नमस्कार।